नौका विहार कविता के आगे के अंश को पढ़ते हैं। जब पहुंची चपला बीच धार, छिप गया चांदनी का कगार। इस अंश में नौका विहार करते हुए प्राकृतिक सौंदर्य का गद्यात्मक चित्रण किया गया है। कबीर पंत जी क्या कहते हैं? जब पहुंची चपला बीच धार। अब यहाँ देखिए, चपला से तो बिजली को कहते हैं, लेकिन यहाँ उन्होंने नया नाम दिया, नाव को चपला कहा है। कि जब हमारी वो चंचल सी नाव बीच धारा पर पहुंचती है तो छिप गया चांदनी का कगार। कगार माने किनारा, चांदनी का किनारा छिप गया। बालुकामय तट चांदनी रात्रि में बिल्कुल चांदी सा लग रहा था। उसका प्रतिबिंब भी आना, क्योंकि बीच धार में जब नाव है तो नीचे से कोई सहारा नहीं है, तो वहाँ प्रतिबिंब नहीं पड़ेगा। प्रतिबिंब भी नहीं पड़ रहा है और बीच धार में चल रही है नाव, तो किनारे दूर हो गए, छिपे हुए। इसलिए कहते हैं कि जब पहुंची चपला बीच धार, छिप गया चांदनी का कगार। कि जब हमारी चंचल सी नाव बीच धारा पर पहुंची तो वो बालुकामय तट, जो चांदनी का किनारा था, वो छिप गया है। दो बाहों से दूरस्थ तीर, धारा का कृष्ण कोमल शरीर। क्या कहते हैं? वो किनारे कैसे लगते हैं? जैसे वो दो बाहें हैं। दूरस्थ तीर, दूर से वो किनारे दिखाई दे रहे हैं, वो दो बाहों की तरह दिखाई दे रहे हैं। धारा का कृष्ण कोमल शरीर, गंगा नदी की धारा के कृष्ण माने दुबले पतले कोमल शरीर को आलिंगन करने को अधीर। आलिंगन करने को मानो अधीर माने व्याकुल है, ऐसे प्रतीत होते हैं। यहाँ वो मानवीकरण कर रहे हैं कि वो दोनों किनारे मानो किसी प्रेमी की बाहें हैं और वह तनमंगी गंगा के कोमल शरीर को, सुंदर नायिका गंगा है, उसके शरीर को अपनी बाहों में आलिंगन में, बाहों द्वारा आलिंगन में बांध देने के लिए व्याकुल से दिखाई दे रहे हैं। अति दूर क्षितिज पर विटप माल, लगती भ्रू रेखा से अरार। अति दूर, अत्यंत दूर क्षितिज पर विटप माल। विटप का अर्थ पता बच्चों, आप जानते होंगे, वृक्ष, माल उनकी पत्तियां, दूर वृक्षों की पत्तियां, भ्रू रेखा सी, भौहों की रेखा सी, अराल माने तिरछी। दूर पेड़ों की पत्तियां तिरछी भौहों जैसी दिखाई दे रही। तिरछी भौहें, कमानीदार भौहें नायिका की अच्छी मानी जाती हैं, सुंदर मानी जाती हैं। जैसे कहते हैं कि दूर क्षितिज पर विटप माल, क्षितिज पर दूर जो पेड़ों की पत्तियां दिखाई दे रही हैं, वो मानो गंगा की कमानीदार भौहें हैं। क्षितिज को जरा आप देख लें। क्षितिज उस भाग को कहते हैं जहाँ धरती और आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं। बहुत दूर आप देखें तो ऐसा लगता है जैसे दोनों मिल रहे हैं, मिलते नहीं, लेकिन ऐसे दिखाई देते हैं। तो इतनी दूरी पर जो पेड़ों की पत्तियां हैं वो कैसी दिखाई देती हैं? कमानीदार तिरछी सुंदर भौहों सी दिखाई देती हैं। अपलक नभ नील नयन विशाल। नभ माने आकाश, अपलक नेत्रों से, नील नयन नीले नेत्रों से, विशाल बड़े नेत्रों से, अपलक बिना पलक झपकाए मानो सौंदर्य को देख रहा है। अर्थात क्या कहना चाहते हैं कि आकाश अपने विशाल नीले नेत्रों से मानो अपलक धरती के इस सौंदर्य को, गंगा के इस अनुपम सौंदर्य को देख रहा है। माँ के उर पर शिशु सा समीप, धारा में सोया एक दीप। माँ के हृदय पर, उर माने हृदय,
शिशु सा, बालक जैसा, छोटे बालक जैसा। समीप में ही धारा में सोया एक दीप, नदी की धारा में एक दीप सोया हुआ दिखाई दे रहा है। अर्थात बच्चों, अगर आप कभी गंगा नदी या किसी नदी में गए होंगे तो जब गर्मी का दिन आता है तो कुछ रेतीले भाग ऊपर आ जाते हैं, ठोस जमीन ऊपर आ जाती है। इनकी नाव आगे बढ़ रही है, वहीं कहीं रेत है, और उस रेत को देखकर ये कहते हैं कि वो एक द्वीप दिखाई दे रहा है, रेतीली भूमि दिखाई दे रही है, एक द्वीप है। और वो ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि गंगा नदी की धारा में शिशु सा, कोई शिशु गंगा माँ के हृदय पर सोया हुआ है। गंगा माँ है और उसके हृदय पर कोई छोटा सा बच्चा सोया हुआ है, ऐसा ही वो द्वीप दिखाई दे रहा है। उर्मिल प्रवाह को कर प्रतीप, उर्मिल प्रवाह, लहरों को, गंगा की लहरों को प्रतीप माने उल्टा कर दे रहा है। अब आप ये देखिए बच्चे, जैसे कोई नदी की धारा आ रही है और कोई ठोस भूमि है, तो नदी की धारा यहाँ आकर के टकराएगी और टकरा के पुनः वापस आती है और फिर अगल बगल से वो जल बह जाता है। तो उसी दृश्य को इन्होंने देखा और कितना सुंदर कल्पना है कि ऐसा लगता है एक द्वीप है, वो ऐसा लगता है जैसे कि कोई छोटा सा बच्चा है और वो गंगा माँ के हृदय पर सोया हुआ है, जल की धारा को उल्टे दिशा में वो मोड़ रहा है। वह कौन विहग, मैंने कहा गत्यात्मक चित्रण कर रहे हैं। अचानक कोई पक्षी उड़ता हुआ जा रहा है, कभी पूछते हैं वो कौन विहग, वो कौन सा पक्षी है, क्या विकल को, क्या व्याकुल को माने चकवा, चकवा पक्षी है। हर उड़ता हरने निज विरह शोक, अपने विरह के दुख को हरने के लिए, दूर करने के लिए वो उड़ रहा है। छाया की कोकी को विलोक, अपनी छाया को अपनी चकवी समझ, विलोक ना माने देखना, अपनी छाया को अपनी चकवी समझ करके मानो अपने विरह के दुख को मिटाने के लिए उड़ रहा है। उड़ते हुए पक्षी को देख कर ही कहते हैं कि ये कौन सा पक्षी है, लगता है कोई ये चकवा पक्षी है जो अपनी छाया को अपनी कोकी समझ रहा है और अपने विरह के दुख को दूर करने के लिए उड़ रहा है। अब इसे आप जरा समझ लें बच्चों कि कहा जाता है कि चकवा पक्षी अभिशापित है, क्योंकि सभी जीव रात्रि होते समय अपने परिवार के साथ एक जगह होते हैं। मनुष्य को भी आप देखते हैं कि दिन भर की थकान के बाद अपने घर में आता है, लेकिन ये शापित है पक्षी जो रात्रि होने के साथ चकवा चकवी एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। तो उसी का इन्होंने वर्णन किया है। इस तरह बच्चों अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। अर्थ लिखें, मैंने बताया है, संदर्भ लिखिए, प्रसंग लिखिए, अर्थ लिखिए। फिर काव्य सौंदर्य, काव्य सौंदर्य में ये नौका विहार करते समय चांदनी रात्रि में गंगा के अनुपम सौंदर्य का और पूरे प्राकृतिक दृश्य का गत्यात्मक चित्रण किया गया है। अभी इधर देखिए, दो बाहों से दूरस्थ थी, दोनों किनारे दो बाहों जैसे दिखाई दे रही हैं, बाहों के समान, इसलिए यहाँ उपमा अलंकार होगा। भ्रू रेखा सी, भौहों की रेखा के समान। शिशु सा, सब में उपमा अलंकार है, इसमें अनुप्रास अलंकार, उपमा अलंकार है। भाषा बिल्कुल चित्रात्मक है, ऐसा लग रहा है जैसे हम कोई चित्र देख रहे हैं, तो चित्रमयी भाषा है, साहित्यिक खड़ी बोली है। इस तरह आप उसका काव्य सौंदर्य दें। काव्य सौंदर्य में आप कठिन शब्दों के अर्थ भी दे सकते हैं। इस तरह उम्मीद करती हूँ कि आपको अर्थ समझ में आ गया होगा। आ गया है तो आप टिप्पणी अवश्य करें। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद।